हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। नंबर 1 है भाप के साथ आयरन की, जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की। जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की, तो इसका देखो आंसर क्या होगा। वैसे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, लेकिन धातु और धातुओं के गुण आपके कोर्स से खत्म हो गए हैं और आयनिक यौगिकों का बनना वो भी कोर्स में खत्म हो गया है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपको हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करा देंगे आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, कि भाप के साथ आयरन की क्रिया, आयरन क्या है Fe, इसकी क्रिया भाप, भाप का सूत्र क्या है H2O, वही पानी, उसी भाप बनती है। इसके साथ क्रिया कराएंगे, ये भाप है, ध्यान रखना। इसके साथ क्रिया होगी, बनेगा Fe3O4। Fe3O4 इसका नाम है फेरिक फेरो ऑक्साइड, फेरिक फेरो ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए Fe3 है तो यहां पर 3 लगा देंगे, O आपका 4 है तो 4 लगा देंगे और 4H2 आपका निकल जाएगा। भाई Fe3 है तो 3 लगा दिया, आपका O4 है तो 4 लगा दिया। ठीक, उसके बाद दूसरी क्रिया है कि जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की। कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, जल के साथ क्रिया होगी, बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हुआ। चूंकि Ca पर होता है 2 प्लस और O पर होता माइनस, हो गया CaOH का होल ट्वाइस। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, COH का होल ट्वाइस है, 4 के हो गए 4, तो यहां पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक, उसके बाद है पोटेशियम की जल से क्रिया। पोटेशियम का प्रतीक होता कि इसकी क्रिया होगी जल से, जल का सूत्र है H2O, पोटेशियम की जल से क्रिया होगी, बनेगा KOH और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। KOH बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई। K बैलेंस है, O बैलेंस है, H आपके 2 है, यहां पर 1 है और यहां लगा देंगे आधा P। अब आप इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 ये आएगा, 1 ये आएगा, 2 ये आएगा और 1 आपका ये हो जाएगा H2। 2 के 2 के हैं, 1 आपके वो कितने हैं, वो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। 2 के हैं, 2 के हैं, 4H है, 4H है, 2 है, 2 है, बैलेंस हो गया। ठीक भाई, पहले हमने हाफ लगाया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये आएगा, 2 ये आएगा, 2 आएगा और हाफ आपका 1 बन जाएगा। क्योंकि जब हाफ में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू कैंसिल आउट 1 आ जाता है। इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया कि भाप के साथ आयरन की क्रिया, जल के साथ कैल्शियम व पोटेशियम की क्रिया। हेलो स्टूडेंट, देखो 10वां क्वेश्चन आपका है, तो वो ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आगे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाओगे तो ये आपको बहुत काम आएंगे क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्वेश्चन आपका है 5 ABCD 4 धातुएं हैं के नमूनों को एक एक करके निम्न मीडियम में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार सारणी में दिए गए हैं। ABCD धातुएं हैं, कोई एक क्रिया नहीं होगी आयरन सल्फेट से, कोई एक क्रिया नहीं हो रही, इसके लिए क्रॉस लगाया गया है। इसमें विस्थापन क्रिया होगी, यहाँ पर मालूम नहीं, कंफर्म नहीं लिखा है। नंबर बी है जो विस्थापन क्रिया होगी, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ये क्रॉस लगा मतलब कोई एक क्रिया नहीं होगी। यहाँ भी कुछ भी नहीं लगा, क्रॉस का मतलब है कोई एक क्रिया नहीं होगी। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, क्या होगा? ABCD को अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखिए। ठीक, कॉपर सेकंड सल्फेट है, सेकंड मतलब यहाँ पर कॉपर की संरचना 2 है, क्योंकि कॉपर की संरचना 1 भी होती है, 2 भी होती है, तो सेकंड का मतलब कॉपर की संरचना 2 है। आयरन की 2 भी होती है, 3 भी, इसीलिए सेकंड लिखा है। इनकी चंड संरचना होती नहीं है, इसीलिए ऐसे लिखे हैं। तो हम देखिए, आपको पहले सक्रियता श्रेणी के बारे में बताते हैं। सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको बताएं
दे पाओगे। ध्यान रखिएगा, आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करने हैं, इससे आपको आगे आने वाले कंपटीशन एग्जामों में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए सक्रियता श्रेणी सबसे पहले लिखते हैं, लिख बा सर का ना मग्धा एल्युमिनियम का, इसी में मन जन करके एक दो कोई नहीं श्रीनाथ प्रभाकर हैं। ठीक, श्रीनाथ प्रभाकर और ये तो हार्डवेयर है, कापर HG AG पढ़ने आए। तो देखिए भैया, आप पहले ABCD धातु ढूंढिए कौन सी हो सकती है। ठीक है, ए आयरन सेकेंड सल्फेट से कोई क्रिया नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस साड़ी में जो ऊपर स्थित धातु है अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। जो धातु ऊपर होगी वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, जो आपकी ऊपर स्थित धातु होगी। तो लिखा ए आयरन सल्फेट से कोई क्रिया नहीं करता है, अर्थात आयरन से नीचे ए होगा। ठीक है, जो आयरन धातु है इससे नीचे कोई होगा, क्योंकि अगर आयरन से ऊपर धातु होती तो क्या करती, ये आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देती, क्योंकि जो ऊपर स्थित धातु है अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ध्यान दीजिएगा, आप तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, आगे तक काम आएगा। तो इसका मतलब है ए क्या है, आयरन से नीचे वाली धातु है, क्योंकि अगर इससे ऊपर होती तो विस्थापन क्रिया हो जाती थी। अब कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देती है, अर्थात ये कॉपर सल्फेट से ऊपर स्थित है। कॉपर सल्फेट से ऊपर क्यों, क्योंकि कॉपर से ऊपर स्थित धातु में कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। ठीक, अर्थात अभी से नीचे, अर्थात ये यहां से लेकर यहां तक में से ही कोई ए वाली धातु हमारी है। आगे क्या लिखा है, जिंक सल्फेट के साथ क्रिया कंफर्म नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कंफर्म नहीं, तो इससे लेना देना हमें नहीं है। ठीक, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी, अर्थात कॉपर से ऊपर स्थित धातु है और Fe से कोई क्रिया नहीं करती है, अर्थात Fe से नीचे है, अर्थात ये जो हमारी ये धातुएं हैं यही में से कोई ए वाली धातु होगी। ठीक, ये सक्रियता श्रेणी है, जिसकी सक्रियता ज्यादा क्रियाशीलता ज्यादा वो ऊपर स्थित है, और जिसकी सक्रियता क्रियाशीलता कम है वो नीचे स्थित है। अब बी ढूंढेंगे, ए तो ढूंढ लिया, ए ढूंढ लिया कि Fe से कोई नीचे धातु है और कॉपर से कोई ऊपर वाली धातु होगी और कंफर्म नहीं हुआ। ठीक, डी आयरन सल्फेट सेकेंड सल्फेट से विस्थापित कर देती है, अर्थात Fe से कोई ऊपर वाली धातु ए होगी, Fe से कोई ऊपर वाली धातु बी होगी, सॉरी, क्योंकि आयरन सेकेंड सल्फेट से आयरन को विस्थापित करती है, इसके साथ कंफर्म नहीं है। जिंक सल्फेट के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक सल्फेट से ऊपर नहीं होगी, अर्थात ये बात हम बिगाड़ दें। ठीक है, क्योंकि आगे भी बातें देखनी है। भाई ये क्या लिखा, आयरन सल्फेट से विस्थापन क्रिया करती है, तो इसका मतलब आयरन से ऊपर होगी, और जिंक सल्फेट से जिंक विस्थापित नहीं करती है, अर्थात जिंक से ऊपर होगी नहीं, अर्थात हमारी बी धातु मिल गई, क्रोमियम है। यहां पर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि बी धातु क्रोमियम है। क्यों, क्योंकि आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देगी, लेकिन जिंक से विस्थापित नहीं करती, अर्थात जिंक से नीचे होगी, जिंक से ऊपर कोई धातु नहीं हो सकती, तो बी धातु आपकी क्रोमियम हो गई, फिक्स हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर आप ये पहचान रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। उसके बाद आपका क्वेश्चन सी देखेंगे कि आयरन सल्फेट से
कोई क्रिया नहीं, कॉपर सल्फेट से कोई क्रिया नहीं, जिंक सल्फेट से कोई क्रिया नहीं, तो उनसे मतलब नहीं है। कॉपर सल्फेट से भी क्रिया नहीं होती तो ऊपर कोई धातु है नहीं सी। सिल्वर नाइट्रेट विलयन से विस्थापन क्रिया करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सी धातु मरकरी है, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती सी धातु, तो सिल्वर से ऊपर होगी। और कॉपर जिंक से कोई क्रिया करती नहीं है और कॉपर से विस्थापन हो नहीं रहा है, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है। तो जो सी धातु है वो मरकरी होगी, ठीक। भाई सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती तो सिल्वर से ऊपर होगी और कॉपर के साथ कुछ भी लिखा नहीं है, अर्थात सी धातु होगी। उसके बाद आता है डी। डी क्या है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन से भी डी विस्थापित नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि डी वाली या तो प्लेटिनम होगी या तो गोल्ड होगी, ये धातु होंगी, ठीक। भाई बी धातु में कुछ नहीं करती है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित नहीं करती है, था सिल्वर से नीचे होंगी। तो आप अब चेक कर लीजिए अपने आप, क्वेश्चन के आंसर दोगे आप लोग। जितने भी इसमें क्वेश्चन लिखे सभी के आंसर मालूम हो जाएंगे अगर आप ये पहचान लेते हो तो। अब देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बी। भाई जो ऊपर स्थित है वो अधिक क्रियाशील है, यहां पर लिखोगे सबसे अधिक अक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी है। धातु बी को ब्रेक पेन से लिख देना, धातु बी है। सेकेंड नंबर क्या है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट विलयन केस में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी को कॉपर सल्फेट केस में डाला जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा क्योंकि ये धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, ठीक। यहां पर लिखोगे विस्थापन क्रिया होगी, विस्थापन अक्रिया होगी, विस्थापन अक्रिया होगी। और तीसरा पार्ट आपका है कि अक्रियाशीलता का घटता क्रम। यहां पर लिखेंगे अक्रियाशीलता का घटता क्रम, अक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? बी धातु। उसके बाद कौन है? ए धातु। देखते रहिएगा क्योंकि अब क्रिया की घटते अक्रियाशीलता की घटते क्रम में साड़ी बनाई गई। उसके बाद सी धातु और लास्ट में आएगी डी धातु। ये अक्रियाशीलता का घटता क्रम हो गया, ठीक। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन निकली? बी। विस्थापन क्रिया होगी, अक्रियाशीलता का घटता क्रम इस प्रकार। ध्यान रखना कैसे हमने बताया कि जानोगे, एक बार आप फिर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, इसमें देखिए कि आयरन सल्फेट से कोई क्रिया नहीं, इसका मतलब है आयरन से नीचे वाली धातु होगी, ऊपर वाली धातु होगी नहीं। कॉपर सल्फेट से विस्थापन हो जाएगा, तो भैया कॉपर सल्फेट से विस्थापन हो जाएगा। इसका मतलब है कि कॉपर से जो ऊपर वाली धातुएं हैं और जो Fe से नीचे है वही कोई ए धातु होगी, क्योंकि जो ऊपर स्थित धातु है अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक। एक कंफर्म हो गया। बी आयरन सल्फेट से विस्थापन होगा लेकिन जिंक सल्फेट से विस्थापन नहीं होगा, तो अर्थात आयरन से ऊपर होगी और जिंक से नीचे होगी। भाई आयरन से ऊपर होगी तभी तो आयरन से क्रिया करेगी, आयरन सल्फेट से क्रिया करेगी तभी तो आयरन विस्थापित हो गया। तो बी धातु आपकी क्रोमियम हो गई। सी क्या आएगा? सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन क्रिया होगी, तो सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन क्रिया होगी और कॉपर से कंफर्म नहीं है, तो जानते हो सिल्वर से ऊपर धातु होगी, भैया ऊपर धातु होगी वही तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करेगी। तो सी धातु मरकरी हो गई, कंफर्म हो गया मरकरी है। डी धातु कैसे भेजेंगे? डी ना इससे क्रिया करेगी, ना इससे, ना इससे, किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। इसका मतलब क्या है
कि डी जो है सिल्वर से भी नीचे होगी, क्योंकि सिल्वर राइट ऑफ डी से सिल्वर को विस्थापित नहीं करती है। तो ये हो गई प्लेटिनम और गोल्ड, यही धातु में सबसे कम अक्रियाशील है, तो इसको लिख दिया हमने डी। अब अक्रियाशीलता का घटाक्रम इसी हो गया, बी फिर ए और फिर सी और उसके बाद डी। तो आपके ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके मुख्य तो है ही कि